आरोग्य उत्सव के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी 10 से 15 मिनट का प्रेस वार्ता होगा, क्योंकि हम लोगों का इस आयोजन का क्या उद्देश्य है, इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम प्रेस और मीडिया के लोगों को बताएंगे। ये माइक पकड़ ले, हाथ से वापस ले ले। हमारे दाहिनी ओर बैठे हैं डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी, जिनसे आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। आप हेल्थ और न्यूट्रिशन पर आपके काफ़ी आपने काम किया है। उनके दाहिनी ओर बैठे हैं डॉक्टर शिष्टा नड्डा जी। आप डॉक्टर शिष्टा नड्डा बासु जी पेशे से चिकित्सक हैं, गायनी के डॉक्टर हैं और मैक्स हॉस्पिटल में आप डायरेक्टर हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि आप इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के नाते आपका एक संकल्प है कि कैसे आयुष और मॉडर्न मेडिसिन को लेकर के इंटीग्रेटेड वे में समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके। और उनके दाहिने ओर बैठे हैं डॉक्टर मार्कंडेय राय। आप ग्लोबल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और इस नाते आप देश विदेश में शांति का संचार कैसे हो, इस पर आप चर्चा करते रहते हैं। आप आज इस विशेष सत्र में, प्रेस वार्ता सत्र में आप मेरे आमंत्रण पर आए हैं, आपका स्वागत है। तो मैं आप सभी प्रेस मीडिया के लोगों का स्वागत करता हूं। ये 3 दिनों का सत्र संचालित हो रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से एक उत्सव भरे माहौल में इसकी शुरुआत की गई। इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल का एक संकल्प है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनका एक अभियान है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। और उनके इस अभियान को देखते हुए इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल ने संकल्प लिया है कि कैसे स्वास्थ्य के माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित करके इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। क्योंकि जहाँ हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, वहाँ 2 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बेसिक है। एक तो है हमारा स्वास्थ्य, जो हम में से हर एक लोगों से जुड़ा हुआ है। देश के 150 करोड़ देशवासियों से सीधा जुड़ा हुआ है। और दूसरा है आपकी संस्कृति, आपकी भाषा। और इन दोनों पर हम सब लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो मूल रूप से चूँकि आज आरोग्य उत्सव का कार्यक्रम है, और आरोग्य तभी संभव है जब हम सभी चिकित्सा पद्धतियों का लाभ लोगों तक पहुंचा सकें, चाहे वो आयुष हो या मॉडर्न मेडिकल साइंस हो। तो दोनों को साथ लेकर के चलने के लिए डॉक्टर शिष्टा नड्डा बासु जी ने संकल्प लिया है कि कैसे प्रिवेंटिव मेजर पर लोगों को स्वस्थ बनाया जा सके, कैसे लोगों को दोनों चिकित्सा पद्धतियों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। और इसी को लेकर के अभी ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्योंकि 2047 जो विकसित राष्ट्र का जो संकल्प है, ये तभी संभव होगा जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। स्वस्थ राष्ट्र से समृद्ध राष्ट्र की ओर हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। मैं देखता हूँ जानकारी के अभाव में लोग उन चिकित्सा पद्धतियों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण आज अस्पतालों में देखता हूँ कि किस तरीके से ज़्यादा संख्या में लोग भरे रहते हैं।
तो दोनों पद्धतियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर के अपने स्वास्थ्य को सही रखना है। और 3 दिनों में ये काफ़ी कुछ आप सब लोगों को यहाँ बताया जाएगा। आप सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से कि वे अपनी बातों को रखें। जी, आज की सभा में उपस्थित सभी लोगों को सादर नमस्कार। मंच पर आसीन डॉक्टर नड्डा बसु जी, विपिन जी जो इसके पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं, और डॉक्टर साहब जिन्होंने चित्तित चर्चा की नींव की और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आज का आयोजन भी इसी संकल्प के साथ अयोध्या उत्सव का पहली बार इस पैमाने पर आयोजन किया गया है। मैं आयोजकों को पहले तो साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों ने समय निकाल करके यहाँ आए और अपने विचार रखने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए आपने समय निकाला। इसके लिए आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। भारत की परिकल्पना, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, AI का भी समिट चल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ NI पर बात करने के लिए हैं। नेचर के साथ कैसे जुड़ सकें और नेचर से हमारा कैसे तारतम्य बना रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे। उससे ऊपर भी भारत की जो शक्ति है वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की। हम कौन हैं, क्या उद्देश्य है लाइफ का, क्या पर्पज है यहाँ आने का, इसकी खोज हमारे मनीषियों ने हमेशा हमेशा से की। इसीलिए कल्पना की केवल सब लोगों के बारे में, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारी परिकल्पना थी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों। कैसे होंगे? सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोग हों। ये आरोग्य का मतलब ही होता है आप निरोग हों। इसमें जैसी चर्चा आज देश में चल रही है, इसी की संकल्पना के साथ आयुष मंत्रालय का भी स्थापना हुआ, जिसमें आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सबका समावेश है। लेकिन मेन पर्पज है, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने आयुष के साथ हेल्थ मिनिस्टर को भी बुलाया था, और इसी बड़े हॉल में, मेन हॉल में, हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर JP नड्डा जी को और हमारे यादव जी को भी, जो आयुष के मंत्री हैं, दोनों के सम्मेलन में 50 कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर थे और WHO के चीफ भी थे। उसमें चर्चा इसी बात की थी कि भारत कैसे नेतृत्व कर सकता है विश्व को स्वस्थ, निरोग और खुशहाल बनाने में, जो कि हम लोगों की परिकल्पना वसुधैव कुटुम्बकम की है कि विश्व एक परिवार है। अरे विश्व एक परिवार है तो कोई भी कहीं भी बीमार पड़ता है, कोई भी तकलीफ में है, तो हमारा ही परिवार का कोई बीमार पड़ रहा है। वैसी परिकल्पना को लेकर के आज हम लोग वही जो पुरानी कोई नई चीज़ें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोई नई चीज़ नहीं कह रहे हैं। आयुर्वेदा में चरक सुश्रुत ने और बड़े बड़े मनीषियों ने इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, कैसे हम 100 साल तक जिएं, कैसे 100 साल तक देखें और कैसे 100 साल तक स्वस्थ रहें। आज इतने बड़े हॉल में इतनी कंपनी और इतनी एजेंसीज अपना प्रदर्शन कर रही हैं कि आयुर्वेद में कितना काम हुआ है और आगे कितना काम होने की संभावना है। हमको पूरा विश्वास है कि आज का जो मैसेज जाएगा, 3 दिवसीय जो अधिवेशन चल रहा है, ये एक्सपो भी है और उत्सव भी है। बहुत अच्छा नाम है, उत्सव। हम लोग उत्सव मनाने के लिए हैं। यहाँ पर चिंतन के साथ उत्सव मनाने की बात है। होली भी नज़दीक आ रही है और होली के थोड़े दिन पहले ही ये उत्सव हमको लगता है कि विश्व में एक संदेश देगा
कि कैसे अपने जीवन को सुधार करके, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कैसे अपने लाइफ स्टाइल को सुधार दीजिए। करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत चीज़ों की बीमारी जिसको हम लोग मान चुके हैं वो बीमारी होती ही नहीं है। जैसे बुखार का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, बुखार बीमारी नहीं है। शरीर अपने क्षमता को और बढ़ाता है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, चाहे बैक्टीरियल हो, वेक्टर हो, चाहे कोई इन्फेक्शन डिजीज किसी तरह का भी हो। तो उसको हम लोग बीमारी मान करके सब दबाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नेचुरल ढंग से उसका उपचार करने की ज़रूरत है और नेचर की ही उपलब्ध चीज़ों से हम लोग उपचार करें। तो आज का जो होलिस्टिक मेडिसिन, आज जो ये आयुष का या आरोग्य उत्सव है, इसी बात को और बढ़ाने के लिए कि कैसे हम लोग हेल्थ, वेलनेस और आयुष एक विकसित भारत के लिए, क्या कि आप जानते हैं किसी देश में बीमारी से कितना पर्सन्स आवर लॉस होता है, कितना प्रोडक्टिविटी का, एक्सेलेंस की कमी हो जाती है। हम लोग अब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। इंडिया को प्रोडक्टिविटी के से नहीं जाना जाता था, इंडिया को एक्सेलेंस से जाना जाता था। आज हम लोगों को बात करनी है कैसे हम लोग इंडिया एक्सेलेंस पर बात करेगा, तब हम लोग 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। आज हम यही कहेंगे, आए सब लोग संकल्प लें कि अपने को स्वस्थ रखेंगे, अपने नेबर को स्वस्थ रखेंगे, पूरे देश को स्वस्थ रखेंगे और पूरे विश्व में ये मैसेज देंगे कि प्रकृति ने जब आपको पैदा किया, चाहे 3.5 मिलियन साल पहले या 3 मिलियन साल पहले, ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मानव को जब किया तो हमारे लिए ऑलरेडी सब कुछ व्यवस्था भी कर दी। पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, औषधियाँ। इसलिए जब हम शांति पाठ करते हैं तो कहते हैं आकाश शांत हो, पृथ्वी शांत हो, वनस्पतियाँ शांत हो, पेड़ पौधे शांत हों, किसी को किसी से भय न हो, तभी ये स्वस्थ संसार बन सकता है। तो ऐसे समय में कैसे हम नेचर के साथ अच्छे संबंध बनाएं, उनका दोहन न करें बल्कि उनका उपयोग करें। हम तो ये कहेंगे कि भारत और पूरे विश्व में 2/3 हिस्सा पानी है। पानी के पर अभी बहुत कम काम हुआ है और स्वस्थ रहने के लिए हम लोग पानी से अपने को संपर्क करें। पानी से बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है, पानी से बहुत से उपचार हो सकता है। तो हम स्पेशलिस्ट नहीं हैं, बहुत से स्पेशलिस्ट आपके मध्य बैठे हुए हैं। हम लोग आज केवल आयोजकों को हार्दिक शुभकामना, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई और डॉक्टर स्मिता बसु नड्डा जी को भी शुभकामना कि आप आई हैं और सबके साथ मिल कर के हम लोग के उन्नत विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, जहां सब लोग सुखी हों, किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई चिंतित ना हो, कोई परेशान ना हो, मानसिक या शारीरिक कोई रोग ना हो। यही हमारी शुभकामना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े होकर के बोलूं? मैं सबसे पहले तो बहुत गौरवान्वित अनुभव करती हूँ कि मुझे आप सबके बीच में आने का और एक समझने का अवसर मिलता है हर बार जब मैं आरोग्य उत्सव में आती हूँ। मैं बिपिन जी को और उनके सारी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई भी देती हूँ कि आप हर बार इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़ती है। मैं मॉडर्न मेडिसिन की डॉक्टर हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में कभी भी पद्धतियाँ अलग अलग शायद कभी हुई ही नहीं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन वाले भी, चाहे वो डॉक्टर हों चाहे बाकी लोग भी हों, वो भी कभी वैद्य के पास जाते हैं, कभी हकीम के पास जा रहे हैं, कभी होम्योपैथी में जा रहे हैं। योगा तो आजकल दुनिया में ही इंटरनेशनल योगा डे बन गया है। तो हम लोगों को एक चीज़ तो पहले से समझ लेनी होगी कि हमारे को एक बहुत बड़ी विरासत मिली है और हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी खासियत है कि हम सबको
अब्जॉर्ब करके अपने बीच में समावेश में ले लेते हैं। इसी कारण हमारा जो आयुर्वेद था और जब मॉडर्न मेडिसिन आई उसको भी हम लोगों ने आत्मसात कर लिया। लेकिन हुआ क्या इस बीच में कि मॉडर्न मेडिसिन अपने मार्केटिंग से, अपने रिपीटेड रिसर्च को वो करके प्रोपगेट कर करके वो कहीं ना कहीं हावी होती गई। और एक चीज़ और कि हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि आप हेल्दी रहें जिससे कि आपको बीमारियाँ कम हों। मॉडर्न मेडिसिन की अप्रोच बिल्कुल फ़र्क है। आपको बीमारी है तो हम उस बीमारी का इलाज करेंगे, इसलिए उन्होंने बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किए, उन्होंने सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करके और उसको मारने की दवाइयाँ तैयार की। अब इन्होंने कहा कि चाहे आपको इन्फेक्शन हो, फीवर हो, नीम आपका फ़ायदा कर देता है और उसी में से उन्होंने एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल लिया। लेकिन ये सब जो हैं अक्यूट बीमारियाँ, इन्फेक्शंस वगैरह में मॉडर्न मेडिसिन का बहुत रोल रहा है। और जहाँ तक रह गई शल्य चिकित्सा, वो तो हमारे आयुर्वेद के समय से, इनफैक्ट आप हैरान होंगे कि सुश्रुता की स्टैचू लगी हुई है ऑस्ट्रेलिया के एक मेडिकल कॉलेज में, और हम लोग अपनी ही चीज़ों को इतना नकारते जाते हैं कि ये सारी पुरानी बातें हैं। आज की तारीख में मॉडर्न मेडिसिन वालों की तरफ से मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि उनके मन में एक भ्रम बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे हम लोगों को ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एज आयुष कि उस भ्रम को दूर किया जाए। उनका कहना है कि आप लोग इतने हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन जब हम लोग देखते हैं आयुर्वेद चिकित्सकों का तो उसमें मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयाँ लिखी होती हैं। अगर ये नहीं बंद होगा, बिकॉज हमको लगता है कि मिक्सोपैथी नहीं होनी चाहिए, मैं कल को आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिखने लगूँ तो गलत होगा। मेरे को जिस चीज़ की ट्रेनिंग है मेरे को उसी में रहना चाहिए और वही इसका इलाज करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ की अच्छाई लेने में क्या हर्ज है? सो इंटीग्रेशन की बात वहाँ पर आती है। हम लोगों को मिल कर करके एक बॉडी तो इन्होंने शुरू किया, आपने बहुत अच्छी पहल की है इंटीग्रेटेड। पहले ये आयुष काउंसिल थी, मैंने कहा आयुष काउंसिल में मेरा रोल नहीं होगा क्योंकि मैं आयुष की स्पेशलिस्ट हुई नहीं, सो आई विल नॉट क्लेम। पर इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल में मैंने मॉडर्न मेडिसिन वाले लोगों से भी कईयों से बात की और वो लोग इसमें भागीदारी और इन्वॉल्व होने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन पहले तो एक चीज़ हम लोगों को देखनी होगी कि ना हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें और साथ ही, लेकिन ये जो प्रिस्क्रिप्शंस रिपीटेडली दिखाए जाते हैं कि आप आयुर्वेद का जो ये कि जिसमें कि आयुर्वेद वालों ने मॉडर्न मेडिसिन लिखी हुई है, उस समय अगर उनको मॉडर्न मेडिसिन लिखने की ज़रूरत है, अगर वो भी अपने मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास भेजते हैं तो शायद कहीं ना कहीं विश्वास जगेगा। सो वी मस्ट फॉलो दिस वेरी करेक्टली। दूसरी चीज़ है कि पहले बीमारियां और इन्फेक्शंस वगैरह जो थे वो उसकी वजह से बीमारियां होती थी, मलेरिया होगा, हैजा हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उसका लिए ट्रीटमेंट किया, बैक्टीरिया को मारा, जो कुछ भी किया उससे बीमारी दूर हो गई। आजकल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जिसमें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और आज मेरे को सुन करके इतना अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि बचपन से ही अगर हम लोग सर्कैडियन रिदम जो है बॉडी क्लॉक, उसको अगर हम लोग सही रखें तो आधी से बीमारियां जो लड़कियां चल रही हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, हार्मोनल डिसऑर्डर्स वगैरह, इन सब से हम लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन इसके लिए बैठ करके डायलॉग करने की ज़रूरत है। दोनों तरफ के लोगों को इस बॉडी के अंतर्गत लोगों को, एक्सपर्ट्स को ले कर करके डिस्कशन करना चाहिए, इसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को ये पता चले कि क्या चीज़ आप करेंगे, क्या चीज़ हम करेंगे, और इसको मिलजुल कर करके साइंटिफिक ढंग से मॉडर्न मेडिसिन वालों के सामने भी रखेंगे और आप लोग आयुष वालों के सामने भी रखिए कि हम लोग इस तरह मिल करके काम कर रहे हैं। हम लोगों को अक्रेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो भी है, हमने ये ट्रीटमेंट लिया, ये अक्रेडिटेड है, तो इसके लिए एक अक्रेडिटेशन बॉडी भी बनानी पड़ेगी। ये भी हमको लगता है इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देना चाहूँगी
जहाँ की आयुष का इफ़ेक्ट आपको मॉडर्न मेडिसिन ने अडॉप्ट करना शुरू किया है। लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस करना, योगा करो, खान पीन सही करो, इसके बारे में तो काफ़ी अवेयरनेस होती जा रही है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ कोई भी बीमारी होती थी, किसी के यहाँ चेचक हो गया या कोई महामारी हो गई, तो उसके बाद सारे के सारे लोग उस घर नहीं जाते थे, है ना। और उसके बाद आना जाना तब शुरू होता था कि जब उसका सारा झड़ जाता था, उसको नीम के पत्तों से नहलाया जाता था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है, नीम के पत्तों से नहला धुला करके उसके बाद हवन होता था। और बिना हवन हुए लोग उस घर में आना जाना शुरू नहीं करते थे। लोग बोलते थे ये पुरानी चीज़ें हैं, क्या है, हवन से क्या होगा। अपने यहाँ चाहे फॉर्मलिन लेकर के ओटी को फ्यूमिगेट कर रहे हैं। और आज एक दो स्टडीज़ कुछ लोगों ने हिम्मत की और स्टडीज़ कैरी आउट की और पता चला है कि 100 मीटर दूर तक जहाँ जहाँ उसका धुआं जाता है, जो मेडिकेटेड प्रॉपर हवन होते हैं, उसमें वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं और इसका असर 1 महीने तक कम से कम रहता है। तो इस तरह की स्टडीज़ हम लोग करेंगे तब लोगों का विश्वास भी जगेगा। तो हम लोगों को आपकी जो चीज़ें, दूसरा सब कोई बोलते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन विदेशियों ने हमको सिखाया। क्या आपको मालूम है कि विदेशों के पास कितनी नॉलेज थी? ये तो जब आक्रांता हमारे यहाँ आए और हमारी ही नॉलेज को स्टडी करने लगे, चाहे वो विश्व तक्षशिला में की, चाहे यहाँ आकर के की, वहाँ से चीज़ें ले गए, उसको इंटरप्रेट करके किया। वैक्सीनेशन हमारे आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन्ड था कि किसी के यहाँ स्मॉल पॉक्स हुआ, उसका ले कर करके अगर वैक्सीनेशन किया जाए, गाय के उससे लिया गया, तो तब जा कर के इन लोगों ने, मॉडर्न मेडिसिन वालों ने उसको अपना नाम दे करके अडॉप्ट कर दिया, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट वैक्सीनेशन था। सो वैक्सीनेशन विदेशियों ने हमको नहीं दिया, वैक्सीनेशन हमारे यहाँ आयुर्वेद वालों में ऑलरेडी था। अब उसकी ज़रूरत बढ़ती चली गई है। लेकिन हम लोगों को हाइजीन, जब बोलते थे कि कोई उस घर में नहीं, कोविड ने सिखा दिया मिलो जुलो नहीं, अलग रहो, सो इट वाज आइसोलेशन। आज की तारीख में भी हैजा वगैरह है, मत मिलो। हमारे यहाँ कोई घर में आता था, सबसे पहले उसको जल दिया जाता था और घर में एंटर करने के पहले जूते बाहर, आपके पैरों में जितने बैक्टीरिया वगैरह हैं घर के अंदर ना आए। दूसरे, आपका हाथ पैर वगैरह सबको धोने के लिए दे दिया जाता था, कुल्ला करिए, मुंह धोइए, हाथ धोइए, पैर धोइए, तब आप अंदर आइए। तो ये क्या था? प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो इस तरह से हम लोगों को चीज़ें आइसोलेट करनी होगी, जो कि मॉडर्न मेडिसिन वालों को ज़्यादा आसानी से उसको अडॉप्ट भी कर सकें, समझ भी सकें। तो इसलिए हम लोगों को, मेरी गुजारिश रहेगी सबसे, आप लोगों से मिल कर करके, कि आप अपने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ढूंढिए। हम लोग अपने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेते हैं और एक कोई बॉडी क्रिएट करें जिसमें कि हम लोग डिस्कशन कर सकें किसी एक बीमारी को लेकर के, उसके ऊपर स्टडी हो, जिससे कि हम लोग उसको आगे ले जा सकें। आज इनकी बातें, ऑटिज्म के बारे में मैं रियली वेरी इम्प्रेस्ड हूँ कि ADHD। आप एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, गर्भवती महिलाओं की सेहत के बारे में हमारे यहाँ जितना ध्यान दिया जाता था, कितना दिया जाता था? मेडिकल साइंस के अनुसार, मॉडर्न मेडिसिन की इनपुट मैं आपको दे रही हूँ, अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो बच्चे का गर्भ में ग्रोथ भी कम होगी, और सिर्फ गर्भ में ही नहीं, पैदा होने के बाद भी उसकी ग्रोथ कम ही रहेगी। नतीजा क्या होगा कि आपके जो रिक्वायरमेंट हैं, चाहे वो अग्निवीर में हो, चाहे आर्मी में हो, वो रिक्वायरमेंट ही पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये ज़रूरी है कि गर्भवती महिलाओं को क्या, शुरू से हेल्थ, अब जो पहले से कमज़ोर हो गया, उनके बच्चे होंगे वो और कमज़ोर होंगे। और ये जो इन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद आप ये ऑनलाइन वगैरह सब बंद कर दीजिए, लाइट पोल्यूशन, इसके बारे में आजकल बात हो रही है। एंड लाइट पोल्यूशन हमारे हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है और सारे हार्मोनल इम्बैलेंस इसलिए हो रहे हैं। हम लोग जो मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं उसको तो हम कोई दोष नहीं देते हैं, दोष देते हैं सिर्फ कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, इसकी वजह से बैक्टीरिया आ गए।
तो ये जो एक्सक्यूज मी, ये जो हम लोग बात करते हैं ये जो देखने की है, मोबाइल हो चाहे जो हो, एक और स्टडी अभी नई आई है, उस स्टडी ने ये शो किया है कि हमारे यहाँ 1800 से उन्होंने स्टडी की, तो 1800 से उन्होंने पेरेंट्स, उनके बच्चे और परफॉर्मेंस को चेक किया, तो देखा कि उस समय से हर अगली जनरेशन जो थी अपने माता पिता से अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन अब जो जनरेशन है, जिसको बहुत प्राउडली लोग बोलते हैं जेन जी, उनकी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल तो खैर कोई समझाएगा तब स्पिरिचुअल समझ में आएगा, लेकिन इन सब चीज़ों में ड्रामेटिक फॉल हुआ है। तो हमारे यहाँ तो आप ये सोचिए, वी आर नॉट टेकिंग एक्शन, वी आर टेकिंग एक्शन, नो, बट ये इतना बड़ा प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है कि जिसके लिए हम लोगों को बहुत एकजुट हो कर करके बिल्कुल क्या कहते हैं, आर्मी की तरह आगे बढ़ करके काम करना होगा, जिससे कि हम आगे की जनरेशन को बचा सकें। क्योंकि हम लोग बोलते हैं, घर में सब बोलते हैं, बच्चे मानते नहीं हैं। बच्चों को अगर आपको डिसिप्लिन करना है तो दैट स्टार्ट्स इन द क्रेडल। इस समय सूसू करेगा, इस समय पॉटी करेगा, इस समय सोएगा, बच्चा अपना प्रोग्राम चेंज कर लेता है। पहला बच्चा होता है, उसमें सारे घर वाले अपना प्रोग्राम चेंज कर लेते हैं इस बच्चे को पालने में, लेकिन जब तक दूसरा तीसरा होता है ना, वो अपने आप एडजस्ट कर जाता है बाकी रूटीन में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसिप्लिन डज नॉट स्टार्ट इन स्कूल, डिसिप्लिन स्टार्ट्स एट होम, एजुकेशन लाइफस्टाइल स्टार्ट्स एट होम, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम द मदर इज प्रेग्नेंट। क्या वो सोचती है, क्या वो खाती है। विदेश में स्टडी कर रहे हैं, एक सोसाइटी बनी है, सोसाइटी ऑफ स्टडिंग फीटल साइकोलॉजी, यानी कि वो बच्चे जो गर्भ में हैं उनको क्या क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़े, वो पैदा होने के बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, वो स्टडी कर रहे हैं। और हमारे अभिमन्यु की कहानी हो चाहे जो हो कि अच्छा बोलते, उसको दरकिनार किया। जब तक वो बोलेंगे तभी हम मानेंगे। तो हम लोगों को पहले अंदर देखें, आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें, अपनी चीज़ों को स्टडी करें, मॉडर्न मेडिसिन के परिप्रेक्ष्य में उसको स्टडी करके देखें, जिससे कि हम लोग इसमें सुधार ला सकें। जो बच्चे ADHD हो रहा है, ये सब हो रहा है, इन सब में कमी आएगी। तो इसलिए जो है ना, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम द मदर इज़ प्रेग्नेंट और इवन बिफोर शी इज़ प्रेग्नेंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड इट स्टार्ट्स, डिसिप्लिन स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल, इट डज नॉट स्टार्ट लेटर। द अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स क्रेडल में ही। इस बात को हम लोगों को बहुत आगे ले करके जाना है, बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन हम सब चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ आएँ, हम लोगों के मॉडर्न मेडिसिन वाले भी साथ आए। आज उनको थोड़ी देर हो गई, उनके घर में कुछ ऐसा कार्यक्रम था जिससे वो नहीं आ। प्रोफेसर अरुण अग्रवाल जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के डीन रह चुके हैं, वो हमारे आयुष इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल के पेट्रन हैं, और वो भी अभी आएंगे। तो वो भी बहुत इंटरेस्टेड है और वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में काम करें। एम्स में गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि आप हर जगह एक ये हेल्थ काउंसिल जो आयुष खोलिए, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि जब तक दोनों मिल करके नहीं समझेंगे, हम आपको समझें, आप हमको समझें, देयर शुड बी अ डायलॉग एंड देयर शुड बी अ कॉमन स्टडी, ओनली देन वी विल गो फॉरवर्ड। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोगों ने हमको इतनी इज्जत दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके साथ मिल करके इस समझ को और इस चीज़ को आगे ले करके हम लोग जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर शिष्टा नड्डा बासु जी और जनरल सेक्रेटरी मेरे मित्र डॉक्टर विपिन, और मेरी खुशकिस्मती है कि एज ए मेंबर ऑफ दिस काउंसिल मैं आप दोनों के बीच में इस वक्त हूँ, बाई चांस की बात है। और पिछले कई वर्षों से हम लोग मित्र हैं। हर साल इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप हमें इनवाइट करते हैं और आते हैं, आपने देखा भी होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि हर साल दायरा बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर थोड़ा छोटा था, उससे पहले और अभी बढ़ता जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात एक और है, अभी जैसे मैडम ने बोला कि हमें हर तरह की पद्धति को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग।
दैट्स व्हाट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन। अभी आप देखें तो पूरे दुनिया में इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक चलन चल रहा है, लेकिन बाकी जगह पता नहीं किस चीज़ से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद तो यहाँ पे है ना। वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन आप देखेंगे बड़े बड़े देशों में ऑलरेडी इसके हॉस्पिटल्स हैं। तो जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन को नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, पंचकर्मा है, इनसे जोड़ा जा रहा है। तो उसी तरफ बढ़ना ही आज की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो कोइंसिडेंस है आज का, कि एक तरफ इसी पवेलियन में, इसी कॉम्प्लेक्स में आगे एक तरफ एआई का सम्मेलन है और एक तरफ हमारा एनआई का सम्मेलन, नेचुरल इंटेलिजेंस। अब अगर नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करें और उसको कंपेयर करें एआई से, मेडिकल की भाषा में एआई का मतलब जो मानव निर्मित इंटेलिजेंस, मानव ने अपने हिसाब से जो इंटेलिजेंस का एक मशीन तैयार की है, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई नई बात नहीं, पहले से ही आ रहा है। जितनी सारी मशीनें हैं, एक्सरे है, पेट स्कैन है, बायोप्सी है, ये सारे एआई है कि वो मानव जो चीज़ देख नहीं सकता, मशीन की आंखों से उसको देख लेना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं कि मान लो हमारे पास, आपको अगर डॉक्टर बनना है फॉर एग्जांपल, घर जाके इलाज करना है किसी का, तो मैं कैसे इलाज करता हूँ? मैं पहले तो एआई यूज़ करता हूँ जो वो मुझे देता है, आखिर में मैं एनआई यूज़ करता हूँ। एआई वो लेके आता है, एआई मतलब अपना मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट वो होता है जो मशीन ने बनाया, उसने नहीं बनाया, वो डॉक्टर ने भी नहीं बनाया। वो मशीन में डाला ब्लड का सैंपल, या इंसान को ही मशीन के अंदर डाल दिया, या इंसान के किसी हिस्से को डाल दिया, और वो मशीन ने जो दिया वो कागज़ में आ गया, वो बन गया मेडिकल रिपोर्ट। दैट इज़ कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो अपना रिपोर्ट लेके आ गया, मैं इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ। उस रिपोर्ट में सारे देखा, उसका ब्लड का पूरा टेस्ट देख लिया, उसका स्कैन्स देख लिए, अल्ट्रासाउंड देख लिया, पेट स्कैन वगैरह वो सब देख लिया। वो अब आता है नेचुरल इंटेलिजेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं किसी के आंसू के 2 बूंद ला के दे दूं, आप बताइए दुनिया का कौन सा टेस्ट है जिससे ये पता चल जाए कि ये खुशी के आंसू थे कि गम के आंसू थे? है कोई टेस्ट? कौन बताएगा, बता सकता है कि वो खुशी के आंसू थे या गम के आंसू थे? जिसके आंसू है वो बता सकता है। आपको जब पेट में दर्द होता है, दुनिया का कौन सा टेस्ट बताएगा कि आपको पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं? आप बताते हैं ना। सिर में दर्द होता है तो कौन बता सकता है? आप डॉक्टर के पास जाइए, बोले मैं नहीं बताऊंगा, तुम पता करो मेरे सिर में दर्द है कि नहीं। भाई तुम्हारे पास मशीन है, पता करो। आपको डिप्रेशन होती है, कौन सा टेस्ट है, कौन सा ब्लड टेस्ट है जिससे पता चल जाएगा इसको आप इस वक्त आपको डिप्रेशन है? आप बताते हैं तभी पता चलता है। आपको नींद नहीं आ रही है, आप डॉक्टर के पास जाइए, मेरे सारे टेस्ट करा दो और बताओ मुझे नींद आ रही कि नहीं। वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो यहाँ क्या काम करता है नेचुरल इंटेलिजेंस? आपकी बॉडी लगातार आपसे बातचीत कर रही है। आपके घुटने में दर्द क्यों दे रही है? घुटने इस लायक नहीं कि उसको दौड़ा जाए लेके, तो जब भी दौड़ने की कोशिश करेंगे तो दर्द देगा तो आप रुक जाएंगे। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं, 25 लाख में से एक अभी भी दुनिया में, जिसके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होती, पैदाइशी, यानी कि उसको चोट लगेगा तो एहसास नहीं होता। तो आप सोचेंगे बड़ी अच्छी बात है, कोई घूसा मारेगा उसको दर्द नहीं होगा, है ना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को होता है कि उनके पैरों में अगर कोई कील चुभ गया तो बॉडी की इंटेलिजेंस ने उसको बताया नहीं, दर्द दिया ही नहीं, तो वो कील लगा रहा, वो चलता ही जा रहा है। वो जो घर में जाके जूते खोलेगा, जब सॉक्स खून से लथपथ होंगे तब पता चलेगा। तो बॉडी लगातार बात कर रही है। तो सबसे पहले आगे रखना होगा कि बॉडी क्या बता रही है। अगर पूरे दिन भर आप एनर्जेटिक हैं, रात को अच्छी नींद आ रही है, सुबह पेट अच्छा साफ हो रहा है, तो यानी कि आप में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में दिक्कत होती, सबसे पहले बॉडी आपको इंडिकेट करती, बताती, नो प्रॉब्लम इन यू। तो एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन ने रिपोर्ट दी है, दूसरी तरफ बॉडी आपको रिपोर्ट दे रही है। आजकल क्या है, हम अपने बॉडी के रिपोर्ट को इग्नोर करके मशीन के रिपोर्ट को सामने लाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में अच्छे खासे पेशेंट, राइट, लिफ्ट में मैं जा रहा था अभी का है, और वो पेशेंट देखा, लिफ्ट तो चली गई, वो उससे मुझसे बात करना, वो दौड़ के सीढ़ियों में 4 मंजिला, मेरे लिफ्ट के पहुंचने से पहले पहुंच गया, हांफता हुआ। मैंने क्या हो गया भाई? सर मैं मरने वाला हूँ, देखिए मेरी रिपोर्ट।
मैंने कहा आपको देख के लग रहा है आप अगर 4 मंजिल दौड़ के आ सकते हो तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है, सोच के देखिए। उसने रिपोर्ट दिखाया 4th स्टेज कैंसर। तो मैंने कहा आप अपने शरीर को नहीं देख रहे हो, आप इस रिपोर्ट को देख रहे हो। सोच के देखिए, कोई एक इंसान हेल्दी है, टेस्ट कराया, बायोप्सी, जैसी बायोप्सी में कैंसर शब्द पड़ गया उसकी आधी जान तो वहीं निकल गई और बाकी रहा साहब परिवार वालों ने पूरा कर दिया। अब जो भी उससे बात करेगा पहले तो सहानुभूति जताएगा, उसे एहसास दिलाएगा आप पेशेंट हो, चुपचाप पेशेंट की तरह रहो। वो भी मान लेगा कि मेरे ज़्यादा उम्र नहीं है, अब सब लोग मान लेंगे। उसका बिहेवियर पेशेंट का बिहेवियर हो जाएगा। इट स्टार्ट्स विद वन वर्ड, जैसे वो वर्ड पढ़ता है। लेकिन जो बायोप्सी हुई है, क्या वो बायोप्सी पे बिलीव कर सकते हैं? इस पे रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च से निकला है एक ही बायोप्सी का स्लाइड करीब 800 पैथोलॉजिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इनको नहीं पता आपस में, और बोला बताओ इसमें कैंसर है या नहीं है। तो 33% ने बोला तो नॉर्मल सेल है, 42% ने बोला ये तो एबनॉर्मल सेल है, करीब 19-20% ने बोला ये तो कैंसर है। बोलने का मतलब ये कि आपका जो बायोप्सी वाला स्लाइड है वो किस पैथोलॉजिस्ट के पास जाएगा उस पर निर्भर करता है कि आपको कैंसर है या नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सिर्फ कि अपने बॉडी के अंदर भी एक इंटेलिजेंस है, सबसे पहले उसे सुनिए और उसके बाद उसके हिसाब से आप चलिए। अगर आपके बॉडी में कोई भी पेन नहीं है, नींद अच्छी आ रही है, पेट साफ हो रहा है, एनर्जेटिक रहते हैं, तो वो आप हेल्दी हैं, मान लीजिए इसको। रहा सवाल कि कहीं किडनी का स्टोन दिख गया, छोटा मोटा स्टोन आते जाते रहते हैं, जैसे पिंपल आता जाता रहता है, लेकिन उसको अगर इंसान अपनी इंटेलिजेंस डाल के अंदर डाल के निकालेगा तो एक ट्यूमर ऐसे बंद है, जैसे इसको छेड़ता है ना, अब वो फैलेगा, जिसे बोलते हैं पूरे बॉडी में फैल गया। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको डॉक्टर बता रहा हूँ, 1 ही मिनट लूँगा और 1 मिनट में डॉक्टर कैसे बने। मान लीजिए यहाँ से डॉक्टर की ट्रेनिंग होगी, आप घर जाके बिहेव करेंगे कि आज से मैं डॉक्टर हूँ, ऐलान कर दीजिए अपने हर जगह, किसी को इलाज कराना है मैं इलाज करूँगा, मैं डॉक्टर हूँ। अब आपके पास पेशेंट आएगा, इतनी बड़ी मोटी रिपोर्ट, ध्यान से देखिए सारी रिपोर्ट, 2-3 बार उसकी तरफ भी देखिए, जैसे कि आप आश्चर्य हो रहे हैं, एक आध चीज़ को नोट भी कर लीजिए, हाँ एक आध चीज़ पूछ भी लीजिए। सारा कुछ कर लिया, उसको लगा कि तसल्ली से मेरी रिपोर्ट देख ली गई है ना। फिर आपको बोलिए ऐसा कीजिए, मैंने सारा रिपोर्ट पढ़ा और आपकी सारी बातें सुन ली, आप सिर्फ ऐसा कीजिए, आपके बीमारी के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से आपको शाम को सूर्यास्त से पहले डिनर फिनिश करना है, फिर कुछ नहीं खाना है। 1 हफ्ता ऐसा करके फिर आओ मेरे पास। अब 1 हफ्ते बाद जब आएगा वो खुद ही बोलेगा मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, मेरा पेन कम हो गया, मेरा ब्लड शुगर कम हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया, सिर में दर्द कम हो गया। 1 महीने बाद वो बोलेगा मेरा 5 kg वेट भी कम हो गया। 2 महीने बाद बोलेगा कि मेरा जो ट्यूमरस ग्रोथ वो भी कम हो गया। इट इज़ कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। याद रखिए, जो भी चीज़ सूर्यास्त के बाद आप खाते हैं वो बॉडी में डिपॉजिट होता है, वही ट्यूमर है, वही स्टोन है, वही ब्लॉकेज है। और जो भी चीज़ सनसेट से पहले खाते हैं वो मेटाबोलाइज होता है। तो एक छोटी सी बात है, आप यहाँ से घर जाएंगे एक ताला लेके जाइए और शाम के 6 बजते ही किचन में ताला लगा दीजिए, अब खाना कल ही मिलेगा। अगर आपने एक रूल ये लगा दिया, नेचर से इंटेलिजेंस का रूल, तो आप देखेंगे बीमारियां अपने आप ही जो होंगी तो गायब हो जाएंगी और नहीं है तो होंगी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे आधी रात को उठते हैं, आप किचन में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, प्यास लगी है, नींद खुल गई, तो चूहे की कुतरने की आवाज़ आपको सुनाई देगी, दिन भर में नहीं सुनाई देगी, क्योंकि चूहा इज़ ए नॉक्टर्नल एनिमल। कुदरत ने इस प्रकार बनाया है कि जब सब सो जाएंगे तभी आपको खाना है। चूहा दिन में नहीं खाएगा, रात को खाएगा, चिड़िया दिन में खाएगी। हर जानवर का फिक्स टाइम है, इंसान का नहीं है। जब जोमेटो स्विगी आने के बाद रात के 10 बजे 12 बजे भी खा सकते हैं, राइट, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई दुश्मन है कोई दुश्मन आपका, आप चाहते हैं सड़ के गल के कैंसर से मर जाए, है कोई दुश्मन, सोच लीजिए। उससे बदला लेने का, उससे पेशेंट बनाने का एक तरीका है, जितना रात को उसको खिलाएंगे, रात के 12 बजे फॉर एग्जांपल, लगातार कुछ महीने तक, तो उतना आप उसके बॉडी के अंदर ट्यूमरस ग्रोथ को फीड कर रहे हैं, स्टोन को फीड कर रहे हैं। उसके बॉडी का शरीर फूलता जाएगा, पानी जमता जाएगा। 6-7 महीने अगर आप ये इंश्योर कर लें कि रात के 12 बजे उसके पसंदीदा लड्डू पेड़ा जो भी खाना चाहता है दे दें, तो बस आप देखिए तमाशा। एक्चुअली आप ही यही करते हैं अनजाने में, है ना। आपका खाने पीने का टाइम आप मतलब
जनता, नॉट द पीपल हियर, है ना, उस टाइम को 6 बजे तक ले आएंगे, मोस्ट ऑफ द इलनेस शुड गो। थैंक यू। इन्होंने बहुत अच्छा बताया है मूल मंत्र लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मैनेज करने का, और ये हम लोग सबको ही बोलते हैं कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। हमारी बॉडी क्लॉक जो है ना, उसके अनुसार रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। इसलिए जो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं या जो इधर उधर काम करते हैं, उनको बीमारियाँ कई बार ज़्यादा हो जाती हैं। फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हम मॉडर्न मेडिसिन वाले बहुत पेशेंट्स देख चुके हैं जो कि उनको बोला गया कि आपका कैंसर हम ठीक कर देंगे, बुरा ना मानिएगा, और जो स्टेज अर्ली था वो फिर एडवांस स्टेज में आते हैं। सो आई थिंक आई वर्क अ लॉट ऑन कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर। हम लोगों को पेशेंट्स को कम्युनिकेट करना चाहिए। चॉइस पेशेंट की है, वो कौन सा पद्धति अपनाना चाहता है ये उसकी चॉइस है। क्योंकि हम लोग एक चीज़ सिखाते हैं कम्युनिकेशन में कि जब एक डॉक्टर और मरीज़ या उसका परिवार बात करता है तो वहाँ पर 2 एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। एक जो डॉक्टर है, चाहे वो किसी भी पद्धति का है, वो उस पद्धति का एक्सपर्ट है, और दूसरा है एक्सपर्ट वो मरीज़ जो अपने शरीर को अच्छी तरह जानता है, जिसको पता है कि आज मेरे साथ ये गड़बड़ हो गया और ये गड़बड़ हो गया। तो इसलिए हम लोगों को सुनने से शुरू करना चाहिए। हम लोगों को सारी चीज़ें उनको बता देनी चाहिए। अगर मरीज़ पूछे कि हम ये ट्रीटमेंट ले लें, वो ट्रीटमेंट ले लें, तो हम यही कह सकते हैं एज मॉडर्न मेडिसिन मैं तो यही जवाब दूंगी कि देखिए इसकी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मैं इसके बारे में कुछ बोल सकती हूँ। आप इनके जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। पर ऐसी स्थिति में जैसे इन्होंने कहा ना, कई हम लोगों को एक बात में से एक शब्द सुन लिया, एक सेंटेंस सुन लिया, कई भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे ही सब्जेक्ट्स को ले करके हम लोगों को एक्चुअली स्टडी करना होगा कि कितने केसेस थे तो जो वाकई बिल्कुल ठीक हो गए इससे और नहीं ठीक हुए, और उसकी जिम्मेदारी हम किसी पर कोई ट्रीटमेंट थोप नहीं सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन वाले हम जान रहे हैं कि पेशेंट रोज़ ब्लीड कर रही है, उसका शायद यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत है, पर वो नहीं चाहती है, तो मैं तो यही लिख दूंगी कि भैया नहीं चाहती है, ज़बरदस्ती पकड़ करके उसके थोड़ी ना सर्जरी कर दूंगी। इसी तरह वो बोलती है कि मैं जाऊंगी ये ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो हम ये बता सकते हैं कि मेरा मॉडर्न मेडिसिन बोलता है कि अगर आप ये नहीं कराइएगा तो ये रिस्क हो सकता है। उसके बाद उसके बियॉन्ड में नहीं बोल सकती। आप देखिए कि आप ये रिस्क लेना चाहेंगी या वो रिस्क लेना चाहेंगी। सो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग और ये कम्युनिकेट करना उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और हमको लगता है कि हम अब तक कम्युनिकेशन मॉडर्न मेडिसिन वालों को पढ़ा रहे थे, अब हमको लगता है कि आयुष वालों में भी बहुत रोल है, क्योंकि आपके भी इतनी सारी स्पेशलिटीज़ हैं। तो हम लोगों को आपसी डायलॉग और कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाएं, यही हमारी गुजारिश है। और लोगों को ही फ्रीडम होना चाहिए कि वो कौन सा इलाज करना चाहते हैं। कोई सवाल जवाब डॉक्टर विपिन के लिए आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी इस प्रेस वार्ता में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और ये बताया गया कि हर पद्धतियों का अपना लाभ है और कैसे हम दोनों पद्धतियों के लाभ को समेकित रूप से ले सकते हैं। क्योंकि एक कहते हैं सब्जेक्टिव फीलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जांच में क्या आता है और आपका अपना फीलिंग क्या है। आप अपने लाइफ स्टाइल के जरिए जो बदलाव लाते हैं, अपने खान पान के जरिए जो बदलाव लाते हैं, उससे आपके तन और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप कैसा अनुभव करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 दिनों के सत्र में मैं चर्चा करूंगा साइंस ऑफ लिविंग, जिसमें चर्चा करूंगा राइट ब्रीदिंग, राइट डाइट, राइट थिंकिंग, राइट स्लीप और राइट पोस्चर, जो बहुत सिंपल है लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके माइंड और बॉडी पे पड़ता है, आपके जीवन पर पड़ता है। हर समय आप श्वास लेते हैं और ये श्वास जितनी सरलता से आप ले रहे हैं उतना ही
ज़्यादा व्यापक प्रभाव आपके तन, मन और जीवन पर डालता है। तो ऐसे कई चीज़ों पर 3 दिनों में चर्चा होगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा ये आरोग्य उत्सव है। एक उत्सवी माहौल में शुरू हुआ, जिस तरीके से आपने देखा कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए एक कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, और एक संकल्प है। इस तरह का आयोजन करना कोई साधारण बात नहीं है, एक संकल्प है कि समाज को, राष्ट्र को स्वस्थ बनाना है, और उसी संकल्प के साथ हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो आज की जो प्रेस वार्ता, तो निश्चित रूप से ये 3 दिन तक हम इस उत्सव का पूरा लाभ लेंगे, अपने तन मन को स्वस्थ बनाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे। धन्यवाद। इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर सिस्टर नड्डा जी कुछ रखना चाह रही हैं। मैं क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन की डॉक्टर हूँ, मैं ये कहूँगी कि कई चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बगल में चल रहा है, हीलिंग हमारी इंटरनल इंटेलिजेंस करती है, नेचुरल इंटेलिजेंस। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा रोल हो गया है कि मैं क्या आपको बताऊं कि उसके लिए एक्चुअली इतनी जो प्रोग्रेस हो गई है। इमरजेंसी में जैसे ही मरीज़ आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कुछ चीज़ें आप फीड करिए, आपको मिल जाता है। रिपोर्ट्स फीड कर दीजिए, आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। जो टेलीमेडिसिन से हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो अपना पूरा स्टडी कर करके पूरा भेज देते हैं कि मेरा ये डायग्नोसिस हुआ है। तो हम लोगों को, हमारे पास जो इतनी विरासत में हमको नॉलेज मिली है, उसको लेकर के हमको मॉडर्न मेडिसिन ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी आगे बढ़ाना है। अब रोबोटिक सर्जरी हो रही है। अब रोबोटिक सर्जरी क्या करती है कि आप सर्जरी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके इंटेलिजेंस में ये है कि अगर यहाँ पर थोड़ी गलती हो रही है तो वो आगे काम करेगा नहीं। तो ये इंटेलिजेंस जो है, जो नेचुरल सर्जरी से भी कई चीज़ों की एडवांटेज होती है। तो मॉडर्न मेडिसिन हैज़ गिवन अ लॉट टू मेडिसिन, और उसको हम लोगों को एक्सेप्ट कर करके अपनी पुरानी विरासत को साथ लेकर के, हम लोगों की आपस में राइवलरी नहीं होनी चाहिए, हमारी आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी से इकट्ठे होकर के चलना चाहिए। एंड आई थिंक आयुष में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है, एंड यू कैन मेक अ फिनोमिनल प्रोग्रेस अगर आप लोग इसको भी साथ में फॉलो करें। आई डोंट नो कितना यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आयुष। आई थिंक इसको इनकॉर्पोरेट करने की, इस नॉलेज को, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बनाई तो ह्यूमन बींग्स ही बना रहे हैं ना। उसमें इंफॉर्मेशन आप फीड करते रहिएगा, उसके अनुसार वो आपको जवाब देता है या काम करता है। सो हम लोगों की जो नॉलेज है ना, आयुष वालों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आत्मसात कर लेना चाहिए, तब हम लोग कदम से कदम मिला करके मॉडर्न मेडिसिन एंड वी कैन वर्क टुगेदर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिस्टर नड्डा जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातों को रखा। और आज का ये जो सत्र है, प्रेस वार्ता सत्र समाप्त हो रहा है। इसके बाद इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन सत्र होगा। साथ ही साथ हर दिन सुबह और शाम आप सब लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। क्योंकि इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा है और मुझे कई जगह से सूचना आ रही है कि हम लोग देख रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का जो संदेश है, इसका देश ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में भी जा रहा है। तो आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। आप सब लोगों का जीवन मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे, आनंद से भरा रहे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।